स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। राज्यसभा टीवी पर आम बजट से जुड़ी हर खबर और इससे जुड़ा बारीक विश्लेषण लगातार जारी है। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में आम बजट पेश, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर। रेलवे और सड़क परिवहन में होगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। रेल, हवाई टिकट और लग्जरी गाड़ियों के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। रेस्टोरेंट में खाना, सिनेमा और बीमा पॉलिसी हुई महंगी। पहली बार मकान खरीदने पर ब्याज में 50,000 की छूट। बजट में छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय पर 3,000 के अतिरिक्त कर छूट। ईपीएफ से पैसा निकालना होगा महंगा। 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी करने का बजट में लक्ष्य। गांव के लिए 87,700 करोड़ रुपए का आवंटन। गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को 1 लाख का स्वास्थ्य बीमा। और विपक्ष ने बजट को बताया गरीब विरोधी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा किसानों को नहीं मिलेगा फायदा। वाम दलों और जेडीयू का आरोप, हताशा भरा बजट। और हम बजट को लेकर खास चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नितिन देसाई जुड़े हैं जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर हैं और साथ ही प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन देसाई साहब। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे प्रियरंजन दास भी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे राय लेंगे इस बजट को लेकर और किस तरह का विश्लेषण वो कर रहे हैं इस बजट को लेकर, ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और इससे जुड़ा हर रिएक्शन भी आपको दिखाते रहेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के 9 स्तंभों की घोषणा की गई जिस पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देगी। लोकसभा के बाद वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी बजट की प्रति रखी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी देश में बदलाव लाना। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों का कल्याण, गांवों में रोजगार और सुविधाएं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार जैसे 9 स्तंभों की घोषणा की। In each of these things, I shall outline specific policy measures and initiatives which would have a transformative impact on our economy and the lives of our people. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% पर पहुंच जाएगी। उन्होंने राजकोषीय घाटे को भी तय सीमा में रखने का ऐलान किया और कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संभावनाएं हैं। The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy of low growth. वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अगले बजट से योजना और गैर योजना व्यय का अलग अलग वर्गीकरण करने की परंपरा खत्म करने की भी बात कही। दुनिया भर के कमज़ोर आर्थिक हालात के मद्देनज़र इस बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी और हुआ भी वही। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण भारत को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। किसानों और गरीबों के हितों की बात की गई, लेकिन बजट से मध्यम वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ। कैमरामैन अरविंद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को 9 श्रेणियों में बांटने की बात कही। इसमें छोटे करदाताओं को राहत देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। हालांकि पीएफ से पैसा निकालने पर अब टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत जरूर दी है। 5 लाख से कम आय वालों को अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसका फायदा करीब 2 करोड़ करदाताओं को होगा। यही नहीं, 50 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को 35 लाख तक के कर्ज पर टैक्स में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। किराए के घर में रहने वालों को एचआरए में अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide
relief to those who live in rented houses. हालांकि 1 करोड़ से अधिक की आमदनी वालों को अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अब 12% की जगह 15% सरचार्ज देना होगा। कालाधन रखने वाले 1 जून से 30 सितंबर के बीच इसका खुलासा करके सजा से बच सकते हैं। ऐसी अघोषित आय पर 30% टैक्स के साथ 7.5% सरचार्ज और इतनी ही पेनाल्टी देनी होगी। Our government is fully committed to removing black money from the economy. Having given one opportunity for those who evaded income to declare it once, we would like to focus all our resources on bringing back people with black money to the books. नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। इन यूनिटों को 25% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 29% की गई है। The reduction in corporate tax has to be calibrated with additional revenue expected from the incentives being phased out. The benefits of phasing out of exemptions are available to the government only gradually. अनिवासी भारतीयों के लिए बजट में अच्छी खबर है। एनआरआई अब पैन नंबर की जगह वैकल्पिक दस्तावेज देकर टैक्स भर सकेंगे। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नितिन देसाई, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, साथ ही प्रियरंजन दास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नितिन देसाई साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब तक जो माहौल बजट को लेकर बना, कहा जा रहा है कृषि पर फोकस किया गया है, सामाजिक क्षेत्र पर खास जोर दिया गया है। आपको क्या विजन दिख रहा है सरकार का और कितनी कामयाब इस विजन में होती दिखाई दे रही है सरकार इस बजट के जरिए? जो वित्त मंत्री ने कृषि विकास के लिए किया है बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसकी असर सिर्फ 1 साल में नहीं होगी। ये तो काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ है कि जैसे सिंचाई की बात है, जैसे वो मार्केटिंग के बारे में उन्होंने कहा, जैसे सड़क और बिजली की बात करी, वो 1 साल में थोड़ा यूज होता है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये जो लक्ष्य सामने रखते हैं बड़े अनरियलिस्टिक है। अभी कहते हैं कि 5 साल में कृषि आमदनी डबल हो जाएगी। अगर ये 5 साल में डबल करने के लिए हर साल 14% बढ़ोतरी होनी चाहिए। अरे कहाँ से 14% बढ़ोतरी होगी? अब तो 1-2% पे बढ़ रहा है, 2 का 4 कर दो, पर 14% पर साल कैसे करोगे? और वो जैसे वो उन्होंने वो दूसरी जगह डिजिटल इंडिया के बारे में कहा कि हम 6 करोड़ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर कनेक्टेड कर देंगे। अरे दीज आर नॉट वेरी रियलिस्टिक। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर जो लक्ष्य सामने रखा है वो बहुत सी जगह पर बात काफ़ी अनरियलिस्टिक है। तो कृषि के लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया है। सोशल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने की है। खास करके मुझे तो वो जो हेल्थ में उन्होंने किया है कि 1 लाख तक का खर्चा, कोई गरीब आदमी को कैंसर हो जाए, हार्ट डिजीज़ हो जाए, वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस वजह से काफ़ी लोग बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जाते थे। अगर कोई गाँव परिवार में किसी का को कैंसर, हार्ट ट्रीटमेंट की ऐसी कुछ ज़रूरत पड़े, तो अच्छी चीज़ें हैं। और मेरी जहन में तो और भी निवेश को, निजी क्षेत्र के निवेश को और भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। ये जो यहाँ मिला है इस बजट से वो तो काफ़ी नहीं है। और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जी देसाई साहब, आपके पास फिर वापस लौटूंगी। प्रियरंजन दास, आपकी अगर प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँ, हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। क्या इस साल बजट के जरिए छवि बदलने की कोशिश की है सरकार ने? बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल के जो बजट थे और उसमें ऐसे कोई एम्फसिस जो अभी इस बार दिख रहा है जो कि किसानों के तरफ है या रूरल इंडिया गांव के तरफ है, वो दिखाई नहीं दिया था जो कि इस बजट में दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बजट ने कॉरपोरेट सेक्टर के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ किया नहीं है। एक बात तो, पहली बात तो ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि डायरेक्टली कुछ ना हो, लेकिन यहाँ डिमांड, कॉरपोरेट सेक्टर अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, इसका एक कारण, मुख्य कारण ये रहा है कि कई सेक्टर में डिमांड की कमी है और इस डिमांड को बढ़ाने के लिए
एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो इस बजट में स्टेप अप किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चाहे रूरल सेक्टर में हो, उसमें से कुछ एक तो रूरल इकोनॉमी को अगर कुछ बूस्ट मिलता है तो वहाँ से रूरल डिमांड मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार 7वीं पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, जिसके तहत 1,10,000 करोड़ का बर्डन जो है सरकार के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये पे आउट जब होगा तो इससे भी डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड के अलावा दूसरी बात यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए जो एक फिस्कल डिसिप्लिन है, जो बजट स्टिक कर रहा है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था क्या सरकार इस साल अपना इन्वेस्टमेंट और अपना खर्चे के वजह से वो रोड मैप जो फिस्कल डिसिप्लिन का है उसको छोड़ दें या उसको इतना स्ट्रिक्टली एडहेयर ना करें, लेकिन बजट ने उस रोड मैप पर रहा है। आपसे आगे समझूंगी कि कैसे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कैसे पाया जाएगा, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ाई जाएगी, और यहाँ तक कि जितना कुछ एलोकेट किया गया है पैसा, उसके लिए पैसा सरकार कहाँ से जुटाएगी, इस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि ट्रांसफॉर्म इंडिया मिशन के जरिए इस मिशन के लिए सरकार ने कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है। एक तरफ जहां सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के जरिए नई जान फूंकने की कवायद की गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को तरक्की की नई रफ्तार देने की पहल भी की गई है। एनडीए ने तीसरे बजट में गांवों की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर संवारने की कोशिश की है। सरकार ने 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। Agriculture and farmers' welfare with a focus on doubling farmers' income in 5 years. 2. Rural sector with emphasis on rural employment and infrastructure. ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी खास इंतजाम हैं। खेती और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को जरूरत पर कर्ज मिल सके, इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। कर्ज का बोझ घटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन ई मार्केट पोर्टल, राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र को तरबतर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मजबूती पर जोर है। सरकार ने सिंचित भूमि के दायरे में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाने का वादा किया है। वहीं नाबार्ड में करीब 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से एक लंबी अवधि का फंड बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए कुएं और तालाब बनेंगे और 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए 3 अहम उपाय किए गए हैं। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए एकीकृत बाजार योजना की भी परिकल्पना की गई है। नवविक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तो कृषि और किसान कल्याण को सरकार ने इस बजट में सबसे ऊपर रखा है और सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश की है। नितिन देसाई साहब, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ, विपक्ष इन चीज़ों को नाकाफी बता रहा है। वो कह रहा है पहले ही ऋण की जो मार किसान झेल रहे हैं उसको माफ़ करना चाहिए था। मॉनसून की 2 बार जिस तरह से बुरी हालत रही है, यूपी की सरकार ने ऋण माफ़ किया, इस बार भी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? वह अगर ये कृषि क्षेत्र के जो ऋण माफ़ करने की बात है, वित्त मंत्री को ये भी याद रखना चाहिए था, जाना पड़ता है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, और अगर वो ये ऋण माफ़ करने की बात हो तो उसमें कुछ काफ़ी सुविधा हो सकती है। दूसरी चीज़, ऋण माफ़ करने से इमीडिएट तो फ़ायदा होता है,
मगर जो ये क्रॉप इंश्योरेंस और दूसरी चीज़ों की है उन्होंने, जिससे कृषि क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो आई थिंक इज़ बेटर। अगर देखा जाए तो इससे वो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर अच्छी तरह से ये सब इम्प्लीमेंट हो जाए तो। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस साल जो हालत है कृषि क्षेत्र की, 2 साल का हमारी मानसून ख़राब रही है, तो उससे कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली ही है ये ऋण की वजह से। एंड कुछ शायद आगे जाके वित्त मंत्री को कुछ करना ही पड़ेगा। रंजन दास साहब, आप क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि 5 साल में हम ऐसा लक्ष्य रख रहे हैं कि किसानों की आय को हम दुगना कर दें। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो एलोकेशन किया गया है, आप मानते हैं किस तरह से गांव वालों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी? क्योंकि हम एमएसपी को लेकर भी जानते हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये एक दिशा परिवर्तन मैं मानता हूँ। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का मामला है, इसमें जो घिसी-पिटी रिलीफ की बात है, जैसे कि कोई लोन वेवर कर दिया, ऐसे चीज़ों को छोड़कर सरकार कुछ लॉन्ग टर्म सोच रही है और 5 साल का इन्होंने एक टारगेट को लेके चला है। और बजट में एक अम्ब्रेला पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि कृषि क्षेत्र में जो भी पॉलिसी बनेंगे वो सारे उस गोल के तरफ डायरेक्टेड होंगे कि किसान का आय जो है उसको कैसे डबल किया जाए ना। उसको डबल करना इतना आसान चीज़ नहीं है, ये बात सही है। जैसे देसाई साहब ने बताया है कि इसमें हर साल 14% की बढ़ोतरी होगी, तभी जाके वो पॉसिबल होगा। लेकिन इसमें 3 चीज़ से ये संभव हो सकता है। एक तो ये है कि कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी जो है उसमें क्वांटम जंप हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कृषि उत्पादों की दाम में बढ़ोतरी हो, इतना बढ़ोतरी हो कि किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो अच्छा मिले। और जैसे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन था और जो कि सरकार का मैनिफेस्टो में भी इन्होंने उसकी बात कही थी कि लागत को और उसमें 50% मिलाकर वो एमएसपी तय होना चाहिए ना। एमएसपी के बारे में बजट तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के लक्ष्य रखा जा रहा है तो इससे ये लगता है कि अगर कृषि की जो पॉलिसी है उस डायरेक्शन में रहेंगे तो एमएसपी को बढ़ेगा। और इसमें तीसरी बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में काफ़ी सालों से कोई रियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो सिंचाई में ये इतनी स्टेप्ड अप एलोकेशन अर्थमंथन किया गया है, उससे अगर जैसे पिछले बारी भी उन्होंने 5,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में रखा था, लेकिन बहुत ही कम राशि खर्च हुए हैं क्योंकि उसको इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना और उसमें ग्राउंड पे एक्चुअली उस राशि को इन्वेस्ट करना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस पर भी खास नजर रहेगी कि जो पैसा दिया गया है वो सच में पहुंचता है लोगों तक, या फिर जैसा हमने देखा पिछली बार भी जो भी बजट में एलोकेट किया गया है वो पूरा पैसा नहीं पहुंच पाया। इस पर भी खास नजर रहेगी। आगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप दोनों मेहमानों से हम आम बजट में खास तौर से बुनियादी ढांचे को लेकर और क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ इसको लेकर भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। The Black Budget, February 28, 1973, presented by Yashwantrao B. Chavan. Its name comes from projecting high fiscal deficit of over 550 crore rupees. Provided 56 crore rupees to nationalize insurance companies and coal mines. Focused on keeping an uninterrupted supply of coal. Felt interests of mine workers were served in the government setup. Taxpayers asked to factor agricultural incomes to decide the rate to pay income tax. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2016-17 के आम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर दिया गया है। देश में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है। वित्त मंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,21,246 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया, जो पिछले साल से 22.5% ज्यादा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी ढांचे और निवेश को ट्रांसफॉर्म इंडिया के 5वें स्तंभ के तौर पर पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रुकी हुई 85% सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग में 10,000 किलोमीटर और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्यों के हाईवे की स्थिति सुधारने के लिए 50,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए 97,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। रेलवे के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। The total outlay for infrastructure in the budget estimates of 2016-17 now stands at rupees 2,21,246 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्ड्स बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग के काम में तेजी लाई जा रही है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेकार और कम इस्तेमाल में आने वाले हवाई अड्डों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों से भी भागीदारी की जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद दास, अगर आपसे जानना चाहो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर कितनी उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? जो कुछ बजट में कहा गया वो कितनी उम्मीदें लेकर आता है? हालांकि इसको बूम देने के लिए काफ़ी कोशिश की गई कि आम आदमी को घर देंगे, सड़क ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएगी। क्या कुछ दिख रहा है बजट में इस सेक्टर को लेकर? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है तो जो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ बढ़ोतरी होनी चाहिए या हो रहा है, जो 7.5% या 7.6% की ग्रोथ चालू वित्त मंच में हो रहा है ग्रोथ, वो इसके वजह से है क्योंकि इस साल पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली रोड, हाईवेज और रेलवेज में अच्छा हुआ है। तो इस बात को देखते हुए और अगले साल के लिए भी ये अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसे लगेगा तो ना केवल शॉर्ट टर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के वजह से ग्रोथ जो टारगेट किया जा रहा है कि 7.5% के या 7.75% अगले साल के लिए ग्रोथ टारगेट रखा जा रहा है, वो संभव हो सकता है। तो एक तो इसका जो मेन रीज़न एक ये है। दूसरी बात यह है कि शुरू से ही हमारे अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रहा है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ये ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, रियल इस्टेट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में बड़ा इग्नोर हुए हैं, जिससे गांव से भागकर जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो भारी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। यानी अपनी तरफ से बूम देने की पूरी कोशिश की गई है, लॉन्ग टर्म गोल बनाया गया है। नितिन देसाई साहब, आपसे अगर जानना चाहूँ, बहुत बड़ा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर भी किया गया है। पैसे कैसे जुटाएगी सरकार? और जहां तक फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करूं, 3.5 जीडीपी का लाने का लक्ष्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अभी तक कोशिश कर रही थी कंट्रोल करने की। ये लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा और पैसे कैसे जुटाएगी सरकार? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी क्षेत्र के जो सरकार कर रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले थोड़े साल हम वो निजी सरकारी क्षेत्र की भागीदारी पीपीपी पे हमने काफ़ी जोर लगाया था, मगर कुछ खास हुआ नहीं। और आज जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स है उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि सरकार भी ने समझ लिया है कि ऐसी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकार को लीड लेनी पड़ेगी। और ये जो 2 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया है वो बहुत अच्छी बात है, और उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, खास करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, सीमेंट कंपनी को, स्टील कंपनी को, वहाँ तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और जो उन्होंने ग्रामीण रास्ते के बारे में किया है, वहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगी रूरल। तो ये बहुत अच्छी सही बात है। और मेरे जहन में तो इससे
कुछ आगे मामला बढ़ सकता है। आई वुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। अच्छा कदम बताते हैं आप इसे। अच्छा कदम। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन देसाई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंजन दास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसके बाद अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करें तो विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए गरीबों और मध्य वर्ग के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुधार और विकास को रफ्तार देने में नाकाम रही है और बजट में अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की है। There is a problem of high interest rates. I'm disappointed that these issues were not addressed. On exports, except for one bland sentence in paragraph 86, there is no mention of exports. I think after 14 successive months of negative growth, government has given up on the export front. The government promised a predictable tax regime. However, Part B of the speech belies that promise. There is no major relief to the taxpayer or the middle class or the small and medium business person. Nothing spectacular in the budget. Whether it is going to really benefit the farmers, small and medium farmers, it is yet to be seen. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते रहे, लेकिन उसका कोई कंक्रीट कार्यक्रम उसमें परिलक्षित नहीं हो रहा था। ये जो बजट है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही निराशाजनक है और घुमा फिराकर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनको ही ये फायदा पहुंचाने वाला बजट है। क्या 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 किए, क्या वादा किया था, उसको कहाँ तक आप पहुँचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जो बात कही गई थी सारा बात, तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? फिलहाल इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे की चर्चा में खास तौर से आप देख सकते हैं कृषि और फार्म सेक्टर के लिए कैसा है इस साल का बजट और इस सेक्टर से जुड़ी बजट की बारीक जानकारी और गहराई से विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।